स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। पिछला जो लेक्चर रहा है हम लोगों ने उसमें फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स की बात करी है, ठीक है। इसके बाद किसी नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए भी उसके थोड़ा सा उसकी चर्चा की है। तो जो हम एप्लीकेशन है फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स का किसी भी फ्लो प्रोसेस के लिए या नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए एक्चुअली उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें परफेक्ट गैस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको जान लेना है ताकि बाकी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये नया टॉपिक। और हाँ, जो भी लोग आज नया चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट गैस की। परफेक्ट गैस या आइडियल गैस, एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये क्या होता है? एक्चुअल में वो सारी गैसेस जिनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो जीरो होता है, तो इस तरह की जो गैसेस होती हैं उनको हम कहते हैं परफेक्ट गैस या आइडियल गैस। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होने का मतलब कि अगर मान लीजिए कंटेनर हम माने और इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस भरी हैं, तो ये गैसेस जो है इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होगा, यानी कोई भी गैस किसी को किसी तरह से अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो गैसेस होती है उनको हम परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक्चुअल में ये गैसें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एक तरीके की इमेजिनरी गैसेस हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे इन गैसों को एक आइडियल गैस या एक परफेक्ट गैस माना जा सकता है। जैसे कि अगर हम वेपर की बात करें तो वेपर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर उसका टेम्परेचर है और उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है, तो ऐसी कंडीशन में जो वेपर होता है उसको हम एक आइडियल गैस मान सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इनका आइडियल गैसेस क्या होती हैं। तो ऑप्शन में अलग अलग आपको वो दिए रहते हैं, जिसमें एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि कोई भी एक रियल गैस जो होती है वो एक आइडियल गैस की तरह कब बिहेव कर सकती है, या एक वेपर जो है वो एक आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की तरह कब बिहेव कर सकता है। तो आप कहेंगे कि व्हेन दिस इज एट टेम्परेचर हायर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और उसका प्रेशर बहुत ही लो हो। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये गैस एक सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में होगी और जो वेपर होगा सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा, यानी ये बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। और प्रेशर बहुत लो है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग जीरो हो जाता है। इसलिए जो आपकी वेपर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि एक आइडियल गैस के तरीके या परफेक्ट गैस के तरीके से बिहेव करती हैं। तो इन गैसेस जो होती हैं, इन गैसेस को अगर आप देखें तो ये जो है ये PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू R। ये गैसेस इस लॉ को फॉलो करती हैं, यानी वो सारी गैसेस जो PV/T इज इक्वल टू R जो है इसको अगर फॉलो करती हैं तो इस तरह की गैसेस को ही हम बोलते हैं आइडियल या फिर परफेक्ट गैस। एक्चुअल में ये क्या है, एक इमेजिनरी गैसेस होती हैं। अब यहाँ पे R क्या है, R जो है ये एक गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हर एक अलग अलग गैस के लिए R जो होता है वो एक अलग वैल्यू शो करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर गैस के लिए R की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। V जो है यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। कौन सा वॉल्यूम, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड दिस V, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। T आपको पता है यहाँ पे T जो है वो टेम्परेचर है, दिस इज द एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ये डिग्री केल्विन में लिखा जाता है। P आपका जो है वो पता है कि दिस इज द प्रेशर। तो इतनी सारी चीजें आपने जान ली, यानी अगर आप ये कहें कि दिस PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन लिखा जा रहा है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो किसी भी गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है या परफेक्ट आइडियल गैस जो है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V जो है एक्चुअल में स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो दिस V इज इक्वल टू कैपिटल V/m के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू mRT, ठीक है। ये m क्या है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू kg मोल। यहाँ पे m जो है ये इक्वल टू होता है किलोग्राम मोल, यानी कोई भी गैस कितना kg मोल ली गई है, कितने किलोग्राम मोल ली गई है,
ये बात यहाँ से रिप्रेजेंट होती है और ये भी आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो केजी मोल वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि केजी मोल एक्चुअल में क्या है, और दूसरी चीज कि जो आपका आर है इसकी क्या यूनिट होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर है, तो दिस पी वी बाई टी इज इक्वल टू यहाँ हो गया आर। आर की क्या यूनिट होगी, देखिए पी जो है प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा, ये आपका वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, और ये चूंकि दिस न्यू इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू कैपिटल वी बाई एम, तो ये हो गया क्या मीटर क्यूब पर केजी, ये वॉल्यूम है तो मीटर में हो गया क्यूब में, और ये केजी में हो जाएगा। और ये टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा डिग्री केल्विन में। अब देखिए मीटर क्यूब इससे कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर से यहाँ 1 मीटर बचा, तो ये बचा क्या केवल न्यूटन मीटर और डिवाइडेड बाई केजी पर केल्विन, और न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं तो ये हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन या फिर किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो आर की एक यूनिट हो गई जूल पर केजी केल्विन या फिर किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार आपसे डायरेक्टली आर का जो पार्ट होता है इसकी जो यूनिट होती है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले हम डिफाइन क्या करेंगे कि 1 केजी मोल किसके बराबर होता है। ठीक है, एक्चुअल में हम देखें जो 1 केजी मोल होता है वो किसी भी गैस के m केजी के इक्वल होता है। तो 1 केजी मोल जो है, दिस 1 केजी मोल इज इक्वल टू m केजी ऑफ गैस। ठीक है, 1 किलोग्राम मोल जो है किसी गैस का उस गैस के मॉलिक्यूलर जो वेट है उसके इक्वल होता है। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहें कि 1 केजी मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 32 केजी ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, हम कहें कि 1 केजी मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का कितना आता है 14, 28 हो जाएगा, 28 केजी ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 केजी मोल जो है उसके m केजी, दिस इज इक्विवेलेंट टू m केजी ऑफ गैस, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है गैस का उसके केजी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के इक्विवेलेंट होता है 1 केजी मोल। तो जब 1 केजी मोल आपका इसके इक्वल होता है तो यहाँ पे m केजी किसके इक्वल हो जाएगा n इंटू कैपिटल m केजी के। ठीक है, तो ये जो स्मॉल m है चूंकि ये केजी मोल है तो ये n इंटू एम के इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी आ रही है दिस पी वी इज इक्वल टू, अब m जो है यहाँ पे ये इक्वेशन देखिए आप, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 कर ले रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल m इंटू आर टी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा, अब अगर हम इसको कहें कि दिस पी वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी इज इक्वल टू आर, यानी पी वी बाई एन टी जो है ये एक नया आपको कांस्टेंट दे रहा है दैट इज इक्वल टू आर, और ये जो आर है आपका, ठीक है, ये एम आर सॉरी आर इंटू एम, या इसको एम आर करिए, दिस विल बी इक्वल टू एम आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि जो एम आर है, ठीक है, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो किसी गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा फिक्स, r क्या होगा वो भी किसी गैस के लिए फिक्स होगा, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के एक नया कांस्टेंट दे दिया जाता है r नॉट, और इस r नॉट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये r नॉट आपका क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब देखिए pv बाई एन टी इज इक्वल टू एम आर एंड दैट इज इक्वल टू r नॉट, आर नॉट यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जबकि आर क्या है किसी गैस का गैस कांस्टेंट है। यहाँ से ही आपका एक नया जो लॉ है वो जनरेट होता है एंड दैट इज नोन एज द अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, अवोगाद्रो की संकल्पना या अवोगाद्रो लॉ, ये क्या है अवोगाद्रो लॉ क्या है, ये क्या कहता है, अब इसको देखते हैं जरा सा, अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, the hypothesis of Avogadro says that 1 mole of any gas contain the same volume of any another gas of same mole at constant pressure and temperature. That means कि अगर कोई गैस है उसका 1 मोल लिया जाए तो उस गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो किसी दूसरे गैस के 1 मोल वॉल्यूम के ही बराबर होगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है सेम है।
दैट मीन्स कि पीवी बाई एनटी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड दैट इज इक्वल टू एम आर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू आर नॉट है। तो यहाँ से आपका ये अवोगाद्रो हाइपोथेसिस आ जाती है। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करिए। 1 mole of any gas contains same volume of another 1 mole of any another gas at same pressure and temperature. That means mR equal to R naught. अब R naught आपका चूंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो किसी गैस के लिए अगर R निकालना है आपको तो दिस विल बी इक्वल टू R naught अपॉन M से आप फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हर एक गैस के लिए ये R जो होगा वो अलग होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ? इम्पोर्टेंट चीज एक्चुअल में ये है, यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज एक्चुअल में ये है कि अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, कि ये आर नॉट जो है इसमें क्या होता है कि अगर हम 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का वॉल्यूम देखें तो ये आता है 22.71 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 बार एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना वॉल्यूम कंटेन करता है? 22.71 मीटर क्यूब। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और 1 मोल लिया गया है इसका। ठीक है, तो प्रेशर रखा हमने 1 बार इस इक्वेशन में, तो 1 बार यानी पास्कल में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 5 हो गया, इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है? 22.71 डिवाइडेड बाई 1 इनटू 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे 273.15 इसमें जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा 273.15 एंड दैट इज इक्वल टू आर नॉट। तो यहाँ से जो आर नॉट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, दिस आर नॉट विल हैव इक्वल टू 8314.3 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से 8314.3 किलो जूल पर केजी केल्विन इस आर नॉट की वैल्यू हो गई। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू इतनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं 8.3143 किलो जूल पर केजी केल्विन या डिग्री केल्विन। ठीक, तो यहाँ से अगर किसी गैस का आपको निकालना है क्या आर, तो वो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब आपको आर नॉट चूंकि पता रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। तो अगर किसी गैस का आपको आर नॉट निकालना है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे आप, 8314.3 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर आपको एयर का निकालना है तो एयर का निकालेंगे तो हो जाएगा 8314.3 डिवाइडेड बाई 29 के आसपास होता है लगभग, और ये वैल्यू आ जाती है 281 किलो जूल पर केजी केल्विन या पर मोल केल्विन जो भी लेते हैं। ठीक है, तो 281 किलो जूल पर केजी केल्विन आपकी एयर के लिए हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत बार आप ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें वैल्यू कौन सी रखनी है, 281 वाली रखनी है या 8314.3 वाली रखनी है। ये बहुत आसान है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो हम सिस्टम डील कर रहे हैं वो एयर है या फिर कोई और गैस। अगर एयर का टर्म वहां यूज किया होगा तो बेहिचक आप उस आर की वैल्यू सीधे 281 यूज करिएगा। लेकिन अगर एयर का टर्म नहीं है, किसी और गैस का नाम लिया है, तो उसके लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और जो आर की वैल्यू आएगी उसको आप अपने इक्वेशंस में यूज करेंगे। और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से आर नॉट किया गई। तो ये इतनी बात आपको आई थिंक ओवरऑल जो है वो कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस की भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई, और यहाँ से ओवरऑल आप किसी गैस के लिए कैसे इसका आर निकालेंगे ये भी आपको कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है उसको आप पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट, देखिए स्पेसिफिक हीट को अगर हम कहें तो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में है क्या, हम ये कहें तो हम इसको देखिए लिखते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू MC इंटू dt। dt या चेंज इन टेम्परेचर लिखा जाता है एक्चुअल में। ठीक है, या फिर आप हाँ ठीक है ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम कहें इफ m जो है दिस इज 1 kg, ठीक है, और dt आपका क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो देन आपका Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू C। C यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट।
तो ये क्या कहता है, टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ यूनिट केजी या यूनिट मास ऑफ सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। किसी यूनिट केजी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, या किसी भी मास का जो, बस ऐसे याद रखिए कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है अगर यूनिट केजी का अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही आपका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगी। तो यहाँ पे चूंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस की बातें आएंगी, तो परफेक्ट गैस में जो गैस होता है उसमें हीट को ऐड करने का जो तरीका होता है वो इनफाइनाइट वेज में हीट किया जा सकता है। देयर आर इनफाइनाइट वेज टू हीट द गैस इन अ परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, इनफाइनाइट वेज टू हीट अ गैसियस सिस्टम। ठीक है, किसी भी गैसियस सिस्टम को हीट करने के इनफाइनाइट वेज होते हैं। तो अगर इनफाइनाइट वेज गैसियस सिस्टम की हीट यानी इनफाइनाइट तरीके से गैसियस सिस्टम में हीट को ऐड किया जा सकता है तो इनफाइनाइट इसकी स्पेसिफिक हीट भी होगी, क्योंकि हर एक सिस्टम के लिए इनफाइनाइट जो है स्पेसिफिक, हर एक सिस्टम की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होगी। तो जो अगर इनफाइनाइट वे तरीके से आप इस हीट को ऐड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। लेकिन किसी भी गैसियस सिस्टम में जब हम डील करते हैं तो बेसिकली हम सिर्फ 2 स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, एक Cp की और दूसरा Cv की। यानी स्पेसिफिक हीट जो है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 2 है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर करी जाएगी तो दिस विल बी इक्वल टू mCv dt, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये हो जाएगा mCp dt। ध्यान रखिएगा, फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एनी गैस द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv इज ऑलवेज फिक्स। Cp और Cv जो है ये दोनों फॉर एनी गैस एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर फिक्स। ठीक है, दी गए गैस के लिए हमेशा किसी दिए गए प्रेशर टेम्परेचर पे फिक्स होते हैं। तो Cp और Cv ये हो गया, आपको पता हो गया होगा कि स्पेसिफिक हीट जो है एक्चुअल में क्या है। ठीक है, कि किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 kg जो गैस है, यूनिट केजी गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही है तो Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही है तो Cv। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में Cp और Cv के बीच में रिलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है, हम लोग चूंकि इसको यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब Cp और Cv का हम रिलेशन निकालेंगे तो एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है Cp माइनस Cv एंड दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, अब ये जो Cp माइनस Cv है, इसमें Cp जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp जो है वो Cv से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यानी इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब ये तो रिलेशन होता है जो डायरेक्ट आता है, तो Cp और Cv की अलग अलग वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को आप क्या करिए, सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए बाई Cv। ठीक है, अब Cv से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Cp अपॉन Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई Cv। Cp अपॉन Cv को हम क्या लिखते हैं, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू होता है गामा। दिस इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो। अब देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। स्पेसिफिक हीट दोनों है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इन दोनों का रेशियो है, इसलिए स्पेसिफिक हीट रेशियो है जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वैल्यू में यहाँ पे हो जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv, और यहाँ से अगर हम Cv निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ठीक, दूसरी बात अगर हम देखें कि हम Cp की बात करें तो जो इक्वेशंस यहाँ हमने ली हैं,
ठीक है, जो इक्वेशन हमने यहाँ रखी हुई है इस इक्वेशन को फिर वापस से हम किससे Cp से भी डिवाइड कर दें, तो Cp से डिवाइड करेंगे तो Cp बाई Cp माइनस Cv बाई Cp इज इक्वल टू R अपान Cp। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1, Cp अपान Cp को 1 बाई गामा इज इक्वल टू R अपान Cp आ गया, और यहाँ से जब हम Cp निकालेंगे तो हो जाएगा गामा R बाई गामा माइनस 1। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो Cp और Cv है वो कहीं ना कहीं गामा और R पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो गामा किस चीज पे डिपेंड करता है पहले तो ये जान लीजिए। गामा को अगर हम देखेंगे तो दिस डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो गैस का है उस पे डिपेंड करता है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब जो गैस है वो डायटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है, या फिर ट्राईएटॉमिक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके हिसाब से गामा की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। अगर हम बात करें मोनो की तो मोनोएटॉमिक के लिए 1.6, डायटॉमिक तो 1.4, ट्राईएटॉमिक तो 1.3। ठीक है, और इथेन है, अगर इथेन के लिए गामा की वैल्यू होती 1.22, और अगर आइसोब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन जो होगा उसके लिए वैल्यू होती 1.11। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको तीनों याद रखनी है। ठीक है, मोनोएटॉमिक 1.6, डायटॉमिक 1.4, ट्राईएटॉमिक 1.3, इथेन के लिए 1.22 और आइसोब्यूटेन के लिए 1.11 होती है। ठीक है, तो ये हो गया गामा। अब अगर हम बात करें Cp की तो Cp डिपेंड करता है गामा पे भी और R पे भी। ठीक, और R को अगर हम देखिए तो क्या होता है, R इक्वल टू R0 बाई M, यानी ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि R0 तो फिक्स होगा, वो चाहे कोई सी भी गैस लीजिए, कोई सी भी परिस्थिति लीजिए, वो R0 की वैल्यू फिक्स है, यानी R डिपेंड कर रहा है M पे। तो Cp किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा स्पेसिफिक हीट पे, यानी जो मॉलिक्यूलर उसका जो स्ट्रक्चर है उस पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो Cp का अगर पूछा जाए तो Cp या Cv दोनों की बात कर रहे हैं, एक तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है जो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ से जान लिया कि Cp को क्या लिखते हैं, Cv को क्या लिखते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक, और गामा की जो वैल्यू होती है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपने जान ली। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जूल्स लॉ। ठीक है, कि जूल्स लॉ जो है वो क्या होता है। अब ये जूल्स लॉ अगर आप यहाँ से समझ लेते हैं तो ये आपका जो है मामला काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं जूल्स लॉ की। पहले ही आपको पता है कि जूल्स लॉ एक्चुअल में जो होता है वो ये कहता है कि जो एनर्जी है एक्चुअली दिस इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली एंड दिस इज फॉर द परफेक्ट गैस। कोई भी जो परफेक्ट गैस होती है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होती है। वो ना तो प्रेशर पे डिपेंड करती है, दैट इज इंडिपेंडेंट। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों से ही इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर हम कहें कि फॉर द नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो या कहिए कि दिस इज फॉर द क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए तो आप क्या लिखते हैं, दिस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब चूंकि क्लोज सिस्टम है तो कोई और वर्क नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क है, और क्लोज सिस्टम है तो कोई भी फ्लो वर्क नहीं हो रहा है, मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेल डब्ल्यू जो हम यहाँ ले रहे हैं वो यहाँ हो जाएगा पीडीवी। चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसलिए टोटल वर्क हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, दिस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। अब अगर ये बात हम कहते हैं तो इंटीग्रेट कर दिया अगर दोनों तरफ को रख करके एक तरीके से। ठीक है, इसको हम डी लिख देते हैं, दिस इज द डी। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस क्यू इज इक्वल टू एम सी, दिस इज वी ऑफ डी टी। अच्छा, एम सी वी डी टी क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला गया। दिस इज फॉर द नॉन फ्लो या फिर क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो में उसका टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम अगर चेंज नहीं, जैसे एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, सिलेंडर है, इसका पिस्टन यहाँ पे फिक्स हो गया है, कोई भी बॉल मूव नहीं कर रही, इसके अंदर जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0।
चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आपकी वर्क डन की जीरो हो गई। तो हीट आपकी आ गई Q इज इक्वल टू mCV इंटू dt, यानी जो U वाला पार्ट है अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर हो रहा है, mCV dt पे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और यहाँ से आपको ये मिला कि U जो है वो केवल और केवल एक लीनियर फंक्शन है। दिस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो भी टेम्परेचर आप ले रहे हैं उसका ये केवल लीनियर फंक्शन होगा। अब देखिए लीनियर फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम इस इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एक डायग्राम ड्रा करें तो यह इस तरीके से आएगा। अब अगर देखिए कोई एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं आप, और इस पॉइंट को देखिए जरा आप, मान लिया आपने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है तो यहाँ का वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी U1 है। अब अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर इधर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी इधर बढ़ेगी। अब ये अगर यहाँ बढ़ गया तो आप यहाँ देखिए, तो ये हो गया U2, ये हो गया टेम्परेचर इसका मान लीजिए T2। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ के U2 हो गई। इस तरह से अगर हम इस पॉइंट पे लें तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसके साथ साथ आपकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर आपका टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। अगर आपका टेम्परेचर जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। दिस इज ओनली फॉर द परफेक्ट गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो परफेक्ट गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है, उसमें अकॉर्डिंग टू जूल जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली ऑफ टेम्परेचर, ये केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो है नेक्स्ट इज द एंथैल्पी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंथैल्पी एक्चुअल में बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअल में क्या है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H या स्मॉल h दोनों ले सकते हैं, दोनों में फर्क क्या है भी बताएंगे, ठीक है। हम क्या लिखते हैं कि दिस स्मॉल h इज इक्वल टू U प्लस PV। बहुत ध्यान से समझना है आपको। एक्चुअल में एंथैल्पी हम कहें तो हम कहेंगे कि एंथैल्पी जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो कि इक्वल होती है किसके, इंटरनल एनर्जी प्लस यानी समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। इन दोनों का अगर हम जोड़ ले लेते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है H के, एंथैल्पी के। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कुछ समझ में नहीं आया कि एंथैल्पी एक्चुअल में क्या है। सीधी बात ऐसे समझिए कि एंथैल्पी को आप एक एनर्जी मानिए, क्या है, एक एनर्जी। और हम कहें अगर हम भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी को समझना है तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ईश्वर जो होता है वो एक है, उसके बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान राम बनते हैं, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बनते हैं, उनके तमाम अलग अलग अवतार माने जाते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि मान लीजिए हम भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, भगवान शिव की बात कर रहे हैं, तो शिव के उसमें आपको पता होगा कि उनका एक जो रूप है वो माना जाता है अर्धनारीश्वर का, ठीक है। तो शिव क्या है, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो बहुत सारी एनर्जी से मिलके भी बन सकती है। तो यहाँ एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है। और अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट वर्क है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका इंटरनल एनर्जी का है। यानी जब उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया तो उसमें क्या था, आधा भाग उनकी धर्मपत्नी का था, आधा शरीर का हिस्सा उनका था। तो आधा वो एक अलग प्रॉपर्टी थी, आधी वो एक अलग प्रॉपर्टी थी। जब दोनों मिले तो उससे एक तीसरी प्रॉपर्टी जनरेट हुई, एक तीसरी एनर्जी जनरेट हुई, जिसका नाम दे दिया गया अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अलग प्रॉपर्टी उनकी है, पार्वती जी की अलग प्रॉपर्टी है, और दोनों लोग जब मिल गए तो उससे एक तीसरी एनर्जी जो जनरेट हुई, जिसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, वो नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। तो सिमिलर कंडीशन में जब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम जोड़ दिया गया तो एक तीसरी एनर्जी जनरेट हो गई और इसका नाम रखा गया एंथैल्पी। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये H लिखा है, स्मॉल u लिखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब भी लिखा होगा तो ये हमेशा पर केजी में इसकी वैल्यू होगी। अगर यहाँ हम किलो जूल में ले रहे हैं तो किलो जूल पर केजी होगा, ये भी आपका क्या किलो जूल पर केजी में होगा, ये भी आपका क्या किलो जूल पर केजी में होगा। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस PV, ठीक है, तो ये पर केजी में नहीं होगा, केवल एवं केवल किस में होगा, किलो जूल में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो H होता है कैपिटल, वो आपका होता है स्मॉल m इंटू H के बराबर।
ठीक है, मास इसमें जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तब ये कैपिटल एच के इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पे आपने कहा दिस इज एक्चुअल द प्रॉपर्टी, एंथैल्पी क्या है, प्रॉपर्टी है सिस्टम की। 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उनमें से एक है एंथैल्पी। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी एक प्रॉपर्टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ये भी दोनों क्या है, प्रॉपर्टी है। तो दिस इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर्टी, इन दोनों के समेशन के इक्विवेलेंट एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगर हम यहाँ से ये कह दें कि मान लीजिए हम इसको कैपिटल एच के टर्म में लिख रहे हैं, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हो गया स्मॉल कैपिटल यू प्लस पीवी। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप देखिए, तो दिस एच इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, एम हटा दिया है क्योंकि डिवाइड हो गया सब में, तो सी वी इंटू डी टी हो गया, प्लस पी वी इक्वल टू आर टी होता है तो आर इंटू डी टी हमने लिख दिया। ठीक, तो ये वाला पार्ट या इसको भी डी एच कर दीजिए। ठीक, तो ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया सी वी प्लस आर इंटू डी टी एंड दैट इज इक्वल टू डी एच। हम सबको डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं। तो ये वाला पार्ट अगर आपने देखा तो आपको क्या पता है, सी पी माइनस सी वी किसके बराबर होता है, आर के। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर होगा। तो यहाँ पे देखिए सी वी प्लस आर वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट अगर कर देंगे दोनों तरफ तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। दिस इज फॉर द 1 to 2 प्रोसेस। तो यहाँ से जो एंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन के इक्वल हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा ये स्मॉल एच है, इसलिए ये जो भी वैल्यू होगी वो किलो जूल या जूल पर केजी में होगी, पर केजी यहाँ लगेगा। लेकिन अगर कैपिटल एच निकालना है तो आप यहाँ पे तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एच, यानी एम सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंथैल्पी। क्लियर, तो परफेक्ट गैस का एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, और इसी के बाद अब आप जो आगे पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको नॉन फ्लो वाला पार्ट बताएंगे और फ्लो वाला पार्ट बताएंगे। तो सबसे पहले नॉन फ्लो पढ़ाएंगे, फिर आपको फ्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, आई थिंक जो कुछ भी आपको अच्छे से बताया गया है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।